सिलसिले में एक विचार ये मन में बना कि कुछ ऐसी पुस्तकें, कुछ ऐसे काम किए जाएं, करवाए जाएं, प्रकाशित किए जाएं, जिनमें व्याख्याएं हो लेकिन खोज पर पल हो। और मेरा ख्याल है कि कोई 3 साल हो गए होंगे इस बात को, इसकी जब मैंने चर्चा अशोक जी से और हरीश से की, तो मेरी बहुत सारी योजनाओं की तरह, मैं अशोक वाजपेयी की तरह का तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा योजना भी मैं भी हूँ। फर्क यह है कि उनकी अधिकांश योजनाएं सफल हो जाती हैं, मेरी अधिकांश योजनाएं कल्पना में रह जाती हैं। लेकिन ये भक्ति मीमांसा की योजना वास्तविकता में बदली, इसका बहुत हद तक श्रेय अशोक महेश्वरी हो जाता है। पहली किताब डेविड की हो, ये मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। डेविड, जैसा आप लोग देख रहे हैं, काफी गुरु गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं। मंच पर और पुस्तक में, अपने लेखन में ये काफी गंभीर व्यक्ति हैं। मंच के बाहर और लेखन के बाहर जीवन में ये उतने ही मत, बल्कि कई मायनों में काफी शरारती व्यक्ति हैं। इनको जानने वाले विवेक दास जी मेरी बात की तारीफ करेंगे और मित्र भी जब मेरी बात की तारीफ करेंगे। डेविड से मेरी भेंट 1999 में पहली बार हुई थी, लेकिन बतौर लेखक के जब मैंने कबीर पर काम करना शुरू किया था, तभी से, उसके कुछ ही समय बाद से, कबीर पर लिखने वाले जिन 2 लोगों ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो थे एक डेविड लॉरेंजन, यूरोपीय स्कॉलर की बात कर रहा हूँ, और दूसरी थी लिंडा हेल। कबीर के कवित्व के प्रति जैसी संवेदनशीलता लिंडा में है, वैसी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। कबीर पंथ के ऐतिहासिक विकास और उससे अधिक महत्वपूर्ण ये कि भारतीय या किसी भी समाज में किंवदंतियों के निर्माण की प्रक्रिया के प्रति जैसी जिज्ञासा, जैसी संवेदनशीलता और जैसी विश्लेषणात्मकता डेविड में है, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। आप लोग पुस्तक स्वयं देखेंगे, वो निबंध आप देखेंगे। डेविड से पहली बार भेंट हुई 1999 में हाइडेलबर्ग में, और डेविड का लेखन पढ़ते मुझे भी लगता था कि काफी गंभीर किस्म के और जिनसे मित्रता बड़ी मुश्किल से ही हो पाएगी, कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं। और शुरू में डेविड ने मुझे कोई खास लिफ्ट दी भी नहीं थी। ये अपना एक कैटलॉग इन्होंने छापा था कबीर चौड़ा मठ की पांडुलिपियों का, तो उस कैटलॉग की एक कॉपी बड़े उत्साह से इन्होंने नामवर जी को दी, दूसरी कॉपी बड़े उत्साह से केदार जी को दी। मैं बगल में पढ़ा था, मुझे टोटली इग्नोर कर दिया। बहुमूल्य वस्तु थी, महत्वपूर्ण कैटलॉग था, किस को बांटते थे। लेकिन उसी दिन जो कुछ मुझे कहना था उस गोष्ठी में, जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन किया, तो डेविड दौड़े 3 मंजिल ऊपर अपने कमरे में गए, पता नहीं लिफ्ट से गए या सीढ़ियां चढ़ के गए, और एक कॉपी लेके आए और ठेठ मॉर्गन ब्रेनो जैसी अपनी आवाज में मुझसे कहा, दिस इज फॉर यू। और वो घटना जैसे एक तरह से लव एट फर्स्ट साइट की तरह, फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट, और वो फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और मेरी परमेश्वर से, कबीर दास जी के राम से कहिए या तुलसीदास जी के रमन से कहिए, प्रार्थना यही है कि बढ़ती है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि इस तरह का एक संकलन डेविड के निबंधों का तैयार हो, हिंदी में आए, और अंततः ये हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ डेविड का, धीरेन्द्र का और अशोक महेश्वरी का। भक्ति मीमांसा एक श्रृंखला होगी, लेकिन ये श्रृंखला ऐसी नहीं होगी कि कुछ करने को ना हो तब भी चलती है। इसमें अगली पुस्तक रमण सिन्हा की होने जा रही है, जो कि पांडुलिपि हमारे पास है। इसके बाद सुमन केसरी का सूरदास संबंधी काम, कुछ पांडुलिपियां, बहुत रोचक पांडुलिपियां, जो मेरा विश्वास है कि भक्ति संबंधी हमारी समझ को बदल देंगी। ऐसी कुछ पांडुलिपियां प्राप्त की हैं मैंने, और उनको मैं छापने जा रहा हूँ। प्रसिद्ध अगस्त्य संहिता, जिसे देखे बिना ही पिछले 100 साल से विद्वान लोग ऐसे उसकी कसमें खाते रहे हैं, जैसे परमात्मा को देखे बिना उसकी कसमें खाते रहते हैं, वो भी श्रृंखला में छपेगी। और ऐसी कुछ रोचक पांडुलिपियां भी छपेंगी। मेरे एक युवा मित्र अभिषेक वर्तमान परंपरा पर बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, वो इसमें छपेगा। मेरी एक अन्य युवा मित्र सुधा बिहार के दरिया साहब पर बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, वो इसमें छपेगा। तो ये 4-5 किताबें तो अगले साल 1.5 साल में आ जाएंगी। यहाँ बहुत से नौजवान मौजूद है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी भक्ति या उसकी व्याख्याओं में, उन व्याख्याओं के इतिहास में या स्वयं भक्ति संवेदना के इतिहास में
भक्ति से जुड़े विभिन्न पंथों और अन्य सामाजिक परिघटनाओं के इतिहास और विश्लेषण में आपकी रुचि है और आपको लगता है कि आप कुछ रोचक और नया खोज करके बात करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी कामों का इस श्रृंखला में स्वागत है। लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि जब भी मुझे ये लगेगा कि अब ऐसा कुछ खास है नहीं, 5, 7, 10 किताबें जो ठीक ठाक लग रही थी वो मिल गई, छप गई, तो श्रृंखला इतने ही धूमधाम के साथ बंद भी हो जाएगी जितने धूमधाम के साथ शुरू होगी। इसको ड्रैग करने की, खींचने की कोई जरूरत कम से कम मैं नहीं समझता। जो संकलन आपके सामने आ रहा है मित्रों, उसका जो पहला निबंध है वो अभी तक अंग्रेजी में भी नहीं छपा है। वो निबंध 2007 की एक कॉन्फ्रेंस में डेविड ने पढ़ा था मैक्सिको में, सौभाग्य से मैं वहां मौजूद था, और जो रविंद्र चर्चा कर रहे थे एकंकारी, ये शब्द एक समुदाय के रूप में या एक स्मरण के रूप में गोरखनाथ की वाणियों में मिलता है। गोरखनाथ की वाणियां 1942 से डॉक्टर पीताम्बर दत्त मणस्वामी के काम के बाद से हमारे सामने सुलभ है, लेकिन यह कुछ अटपटा और अजीब शब्द है। इस पर 2007 में डेविड ने ही ध्यान दिया, इसके पहले किसी का इस पर ध्यान नहीं। और वो निबंध आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि एक सच्चे विद्वान की पद्धति में कैसी पारदर्शिता होती है। उस निबंध में डेविड खुद बताते हैं कि मुझे लगा कि शब्द का अर्थ ये होगा, लेकिन मैंने पुरुषोत्तम से पूछा तो उन्होंने विरोध किया। मुझे लगा कि शायद ये अर्थ होगा, तो मैंने आदित्य बहल से पूछा, उन्होंने भी विरोध किया। मैक्लेयर से पूछा, उन्होंने भी विरोध किया, तो फिर शायद ये होगा। यानी डेविड बहुत सारे लोगों के विपरीत निष्कर्ष जेब में रखकर उन्हें पुष्ट करने वाले साक्ष्य खोजने नहीं होते, जिज्ञासाएं लेकर निकलते हैं और जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालते हैं। मुझे सचमुच इस बात की प्रसन्नता है कि वो निबंध, जिसका अंग्रेजी में प्रकाशन अभी बाकी है, पुस्तक में अनुवाद के रूप में पहले से मौजूद है। मैं एक बार फिर से डेविड का आभारी हूँ कि उन्होंने इस भक्ति मीमांसा की श्रृंखला की पहली पुस्तक हम लोगों को दी। और फिर से एक बार आप सबका, आदरणीय नामवर जी का, सुधीर का, मेरे बीच बीच में गायब हो जाने वाले मित्र, क्योंकि ये आप लोग पता नहीं जानते हैं या नहीं, एक जमाने में विवेक दास जी क्रांतिकारी हुआ करते थे और अंडरग्राउंड हो जाने की इनकी आदत अभी तक बनी नहीं। ये बीच बीच में 15-15, 20-20 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से इनसे संपर्क करने की कोशिश में कर रहा था, अंततः डेविड ही इनको खोज सके, मैं तो असफल हो गया था। आप सब लोगों का मित्रों बहुत बहुत आभार। और मुझे जो कहना था मैं कह चुका, और अब मेरा ख्याल है तो मंच पर पीछे समय और ज्यादा कुर्सियां लगाई नहीं जा सकती हैं, इसलिए ये अटपटी व्यवस्था करनी पड़ी कि अनुवादक हमारे और प्रकाशक हमारे नीचे बैठे हुए हैं। तो खैर अब मैं कह चुका और मंच पर बैठने का